तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 तक शायद हम कर चुके थे। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वाटर एज आइस, वाटर एज आइस हैज ए कूलिंग इफेक्ट। वाटर का आइस की तरह अगर लेते हैं, आइस की फॉर्म में लेते हैं, तो ये कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, यानी कि ठंडा करता है आपको। अगर आप इस पे हाथ लगाते हैं तो आपको ठंडा महसूस होता है। लेकिन वाटर को एज ए स्टीम लेते हैं, स्टीम का मतलब होता है गैसियस फॉर्म में अगर लिया जाता है तो ये अपनी स्किन को जला भी सकती है। एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन, इन ऑब्जर्वेशंस को आपने एक्सप्लेन करना है। तो आपको पता है आइस जब होता है वाटर, तो उस केस में एनर्जी बहुत कम होती है। ठीक है, आइस के केस में एनर्जी क्या होती है, काफी कम होती है। एनर्जी कम होने की वजह से क्या करता है, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है हमेशा। जब आप इसको अपने हाथ के ऊपर रखोगे, तो हाथ के ऊपर जैसे ही रखोगे, ये आइस जो है आपके हाथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, अब आपको पता है आइस जो है 0 डिग्री सेल्सियस से कम ही टेम्परेचर पे आपको मिलेगा या 0 पे मिलेगा, और आपका हाथ जो है 37 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ये क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। और अगर आपके हाथ से एनर्जी निकलती है तो आपको ठंडा महसूस होता है, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये इसकी वजह लिखोगे। दूसरी बात, स्टीम जो है ये बर्न क्यों करती है स्किन को। तो स्टीम आपको पता है, स्टीम के एग्जिस्ट होने के लिए कम से कम आपको टेम्परेचर चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और आपके हाथ का टेम्परेचर कितना है, तो हाथ का टेम्परेचर आपको पता है 37 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आपका हाथ स्टीम से एनर्जी एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना। एनर्जी जब भी ट्रांसमिट होती है, एनर्जी ट्रांसमिट इज ऑलवेज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ठीक है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर हमेशा एनर्जी ट्रांसमिट होती है। तो इतनी बातें आपने ध्यान रखनी है इस केस में। अब देखिए, ये आपको एक्सप्लेन कर आपको समझ में आ गया बेटा? सर ये क्वेश्चन क्लियर नोटबुक में करने हैं? बेटा कोई जरूरी नहीं है, अगर कोई एक्स्ट्रा मान लीजिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो आपने किए ही हैं बुक नोटबुक के अंदर। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलता है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसके बारे में आप लिख सकते हो। ठीक है, सारे लिखने की जरूरत नहीं है, जो आपको अलग क्वेश्चन लगता हो उसको आप जो है फेयर नोटबुक में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए दोबारा देख लेते हैं इसको। मैंने आपको क्या बताया है कि आइस जो है कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। आइस के कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने की वजह है इसका टेम्परेचर। आइस जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे आप अगर हाथ लगाते हो इसको, तो हाथ का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम हैंड टू आइस। ठीक है, तो कुल मिला के ये आपकी हाथ की एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। जब भी अपने हाथ से एनर्जी निकलती है, उसका मतलब हमें कूलिंग इफेक्ट जो है देखने को मिलता है। इसी तरह से मैंने आपको बताया था शायद कि सैनिटाइजर को जब आप अपने हाथ पे रखते हैं तो इवेपोरेशन की वजह से वो आपकी एनर्जी लेके भाग जाता है। ठीक है, अगर आप सैनिटाइजर यूज करते हैं तो सैनिटाइजर क्या करता है, इवेपोरेशन के थ्रू एनर्जी कंज्यूम करके भाग जाता है, उसकी वजह से भी कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। इसी तरह से आइस भी हमें ठंडी लगती है, ठंडी लगने की वजह क्या है, एनर्जी का ट्रांसफर होना। इसी तरह से अगर आप देखोगे तो स्टीम के केस में, स्टीम क्या है, गैसेस फॉर्म है, कम से कम 100 डिग्री सेल्सियस तो होगा इसका टेम्परेचर। अब देखिए ये बोल रहा है कि ये सिवियर बर्न प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि आपके हाथ को बड़े आसानी से जला सकता है। इसकी वजह क्या है, तो आपके हाथ का टेम्परेचर तो उतना ही है 37 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसमिशन होगा यहाँ पे और आपके हाथ को ज्यादा एनर्जी मिलेगी। अब देखिए अपनी बॉडी जो है केवल 37 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को झेलने के लिए लायक होती है। उसके बाद जो है आपको या तो गर्म लगने लग जाता है, या आपके हाथ पे जो है बर्न्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो इतनी बातें आपने ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन था, सबको समझ में आ गया बेटा? बोलिए। हाँ बेटा, सबको समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू वेपर इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सॉलिड से जब डायरेक्टली वेपर बनाते हैं तो उसको सब्लिमेशन बोलते हैं, आपको पता है। नेम द टर्म यूज्ड टू डिनोट द कन्वर्जन ऑफ वेपर टू सॉलिड।
इसका उल्टा बताना आपने, उल्टा क्या कहलाता है। तो नाम बताया था मैंने, फटाफट बताओ क्या बोलेंगे इसको। अगर डी सब्लिमेशन। डी सब्लिमेशन, बिल्कुल ठीक बात डी है, सब्लिमाइजेशन। बिल्कुल ठीक है बेटा, डी सब्लिमेशन बोल सकते हैं या डेपोजिशन बोल सकते हैं। ठीक है, ये दो नाम है इसके, दोनों का मतलब सेम होता है, डी सब्लिमेशन और डेपोजिशन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्यूजन। सॉलिड से लिक्विड का कन्वर्जन क्या कहलाता है, फ्यूजन कहलाता है। व्हाट इज मेंट बाय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होता है, तो देखिए ये भी आप पढ़ चुके हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस इनटू लिक्विड सब्सटेंस, इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है फ्यूजन से रिलेटेड है, यही केवल आपने बताना है इसके बारे में। ठीक है बेटा, एट ऐसा बोल सकते हैं एट मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। मान लीजिए वाटर के केस में बात चल रही है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस होगी। हाँ बेटा, आवाज सभी को आ रही है अच्छे से? यस सर। बेटा Yes, चेक करो sir. अपना इक्विपमेंट जिनको नहीं आ रहा है। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पे जब आइस होता है, तो अगर इसको आपने 0 डिग्री सेल्सियस वाटर के अंदर कन्वर्ट करना है या लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना है, तो इस पूरे कन्वर्जन के लिए आपको कुछ एनर्जी डालनी पड़ेगी इसके अंदर। ठीक है, ये एनर्जी टेम्परेचर का चेंज नहीं करेगी, इसी वजह से इसको लेटेंट यानी कि छुपी हुई हीट बोलते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के किस काम में आती है, तो आपको पता है आइस के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है ज्यादा होंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, आईएमएफ लिख रहा हूं मैं इसको। ठीक है, और लिक्विड के अंदर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं। तो इन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को वीक करने के लिए ये एनर्जी यूज में आ जाती है। ठीक है बेटा, तो इतना आपने लिखना है इस क्वेश्चन के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं, अगर कोई भी डाउट होता है तो बीच में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, किसी को भी किसी भी तरह का डाउट है तो आप बीच में बोल सकते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट्स के ऊपर आपने कमेंट करना है। इवेपोरेशन प्रोड्यूसेस कूलिंग, इवेपोरेशन जो है कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ये बात जो है क्लास के अंदर काफी बार हमने डिस्कस की है। ठीक है, इवेपोरेशन की वजह से क्या होता है, इवेपोरेशन की वजह से किसी भी सरफेस पे अगर कोई लिक्विड है तो अगर इवेपोरेट करता है तो इवेपोरेशन के दौरान ये मॉलिक्यूल्स नीचे वाले मॉलिक्यूल से एनर्जी छीन लेते हैं। ठीक है, एनर्जी को ले लेते हैं। एनर्जी कंज्यूम करने की वजह से क्या होता है, ये पूरा का पूरा सिस्टम आपका कूल डाउन हो जाता है। ठीक है, यही केस आपने मटके के केस में देखा था। मटके में क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, पोर्स के थ्रू वाटर बाहर निकल के आ जाता है और वो वाटर जो है इवेपोरेट कर जाता है। इवेपोरेशन के दौरान क्या करेगा, ये अंदर वाले मॉलिक्यूल से एनर्जी छीन लेगा और खुद उड़ जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी कम होने की वजह क्या है, इवेपोरेशन है। ठीक है, और एनर्जी कम होने की वजह से होगा क्या, तो कूलिंग इफेक्ट होगा। ठीक है बेटा, तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आपने एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। तो ये भी बात मैंने आपको बताई थी, जैसे जैसे ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है वैसे वैसे इवेपोरेशन कम होता है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि देखिए एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर कंटेंट रखने की एक लिमिट है। ठीक है, ये मान लीजिए लिक्विड है और वाटर कंटेंट अगर एटमॉस्फेयर के अंदर ज्यादा होगा तो उसका मतलब हम बोलते हैं कि ह्यूमिडिटी बढ़ गई है। ठीक है, अभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ दिन पहले जब बारिश हुई थी तो उस टाइम पे गर्मी बहुत ज्यादा लगने लगी थी, पसीने बहुत ज्यादा आ रहे थे। ठीक है, कूलर काम करना बंद कर गया था। उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह थी ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होता है, Yes, sir. आप जो है आपका इवेपोरेशन प्रोसेस कम हो जाता है। ठीक है, कम क्यों होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर जितना पानी होना चाहिए उतना ही पहले प्रेजेंट होता है। ठीक है, सैचुरेशन पॉइंट पहले ही आ चुका होता है, इसी वजह से इवेपोरेशन काफी कम हो पाता है। ठीक है बेटा, तो ह्यूमिडिटी और इवेपोरेशन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगी तो इवेपोरेशन कम होगा, ह्यूमिडिटी अगर कम होगी तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। ठीक है, इसी को हमने रिलेट किया था डेजर्ट कूलर से, यानी कि कूलर के ऊपर डेजर्ट क्यों लिखा होता है, इसकी वजह है क्योंकि कूलर केवल वहीं पे काम करेगा जहां पे ह्यूमिडिटी आपकी कम होगी। ठीक है, और जनरली डेजर्ट एरिया के अंदर ह्यूमिडिटी आपको कम मिलती है। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप रिलेट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉन्ज। तो कंप्रेसिबल इज ए सॉलिड, ये बोलना कि स्पॉन्ज जो है कंप्रेसिबल सब्सटेंस है, लेकिन इसको हम सॉलिड भी बोलते हैं। ठीक है, जबकि हमने पढ़ा था कि सॉलिड क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल या नॉन कंप्रेसिबल होते हैं।
इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह है कि स्पॉन्ज के अंदर जो है बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोर होते हैं। उन पोर्स के अंदर बहुत सारी गैस भरी होती है बेटा। ठीक है, जब भी हम इसको कंप्रेस करते हैं, जब भी हम इसको कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस करने पर ये गैस बाहर निकल जाती है। एक्चुअल में सॉलिड के ऊपर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो गैस होती है इसके अंदर वो सारी की सारी बाहर निकल जाती है। इस वजह से ये कंप्रेसिबल है, यानी कि एग्जैक्टली आप गैस को बाहर निकाल रहे हैं कंप्रेस करके। ठीक है, स्पॉन्ज अपने आप में सॉलिड है, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे इस क्वेश्चन को। अब आगे बढ़ते हैं। यू आर प्रोवाइडेड विद ए मिक्सचर ऑफ नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड बाय योर टीचर, सजेस्ट एन एक्टिविटी टू सेपरेट देम विद वेल लेबल्ड डायग्राम। अब ये क्वेश्चन जो है आपके सेकंड टॉपिक के अंदर चला जाता है। मैं इसका आपको ग्लिम्स दे देता हूँ, इसको किस तरह से करना है। बाकी क्या क्या मैंने टेक्निक इस्तेमाल की है, क्यों की है, इनकी वजह मैं आपको डिटेल में बताऊंगा सेकंड टॉपिक के अंदर, यानी कि कल से हम स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, अब देखिए इसकी सिंपल सी टेक्निक है। सबसे पहले आपको जो है पता होना चाहिए कि इन सब्सटेंसेस का नेचर क्या होता है। आपको ये पता है कि ये दोनों सब्सटेंस सब्लिमेबल है। ठीक है, यानी कि दोनों का सब्लिमेशन पॉसिबल है। ठीक है बेटा, अब देखिए जब भी अगर इनका मिक्सचर आपको दे दिया गया है इस तरह से, मान लीजिए एक कंटेनर है जिसके अंदर बहुत सारा सॉलिड दे दिया, इसके अंदर आपको बता दिया कि नेफ्थलीन भी है और साथ के साथ NH4 यानी कि अमोनियम क्लोराइड भी है। ठीक है, ये दोनों बातें दे दी गई आपको। तो देखिए इनकी आपने एक ऐसी प्रॉपर्टी एक्सप्लॉइट करनी है जो कि दोनों के लिए डिफरेंट हो। ठीक है, अब देखिए दोनों सब्लिमेबल हैं। अब ये तो दोनों के लिए हो गया, हमें क्या करना है, अलग अलग प्रॉपर्टी चूज करनी है। तो अलग अलग प्रॉपर्टी हम देखते हैं क्या होती है। तो एक बात इसके अंदर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि नेफ्थलीन जो होता है ये वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होता है। आप चेक भी कर सकते हैं, नेफ्थलीन की बॉल्स जो है घर में यूज की जाती है कपड़ों को जो है मौत से बचाने के लिए। ठीक है, तो वो पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं होता। या वॉशरूम में आपने देखा होगा, वॉशरूम के अंदर छोटी छोटी सफेद सफेद गोल गोल गोलियां रखी होती हैं या डाली होती हैं, तो उसके अंदर भी नेफ्थलीन होता है, वो भी वाटर इनसोल्यूबल होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये है आपका वाटर इनसोल्यूबल। और अमोनियम क्लोराइड इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, हाईली सोल्यूबल इन वाटर। तो देखिए ये प्रॉपर्टी आपने एक्सप्लॉइट कर ली। ठीक है, यानी कि इस प्रॉपर्टी के थ्रू आप इन दोनों चीजों को अलग अलग कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, जो भी मिक्सर आपको दे रखा है उसको पानी में डाल देंगे। ठीक है, जो भी मिक्सर आपको दे रखा है मिक्सर को क्या करोगे, ऐड इन वाटर। ठीक है, अब देखिए डायग्राम पूछ रखा है इसने, तो डायग्राम में क्या करोगे, एक बीकर लोगे आप, बीकर में पानी है। ठीक है, पानी के अंदर आपने क्या डाल दिया, पानी के अंदर आपने मिक्सर डाल दिया, डाल के इसको जो है घोल दिया। घोलने के लिए क्या करेंगे, ग्लास ट्यूब यूज करेंगे, ग्लास ट्यूब। ठीक है, ग्लास ट्यूब यूज करके हमने क्या कर दिया, इसको स्टिर कर दिया। अब देखिए जितना भी अमोनियम क्लोराइड था वो सारा का सारा इस पानी के अंदर घुल जाएगा, और जितना भी नेफ्थलीन था वो आपके पास इनसोल्यूबल रहेगा। अब देखिए कोई भी चीज इनसोल्यूबल होती है तो उसको हम छान के निकाल सकते हैं बाहर। जैसे कि आपने चाय देखी होगी, तो चाय के अंदर चाय पत्ती जो है हम छन्नी से निकाल लेते हैं। वैसे यहाँ पे डायरेक्टली छन्नी इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे फिल्ट्रेशन प्रोसेस। इसको जो है साइंटिफिकली फिल्ट्रेशन बोलते हैं। जो आप छन्नी इस्तेमाल करते हैं घर पे चाय छानने के लिए या दूध छानने के लिए, कुछ कुछ भी छानने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, तो छन्नी बोलते हैं। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो फिल्ट्रेशन के अंदर हम क्या करते हैं, एक छोटा सा बीकर लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर एक फनल डालते हैं, फनल के ऊपर जो है हम फिल्टर पेपर लगाते हैं। ये फिल्टर पेपर है बेटा। ठीक है, फिल्टर पेपर जो है स्पेशल टाइप का पेपर होता है जिसके थ्रू केवल पानी निकल जाए और सॉलिड रह जाए। ठीक है, तो फिल्टर पेपर कितने टाइप के होते हैं ये सभी सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अब देखिए ये हमने सेटअप बना लिया। अब इस सेटअप बनाने के बाद ये जो मिक्सर था इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, इसके अंदर डाल दिया। इसके अंदर डालने के बाद जो भी लिक्विड था, ठीक है, यानी कि पानी था, वो सारा का सारा नीचे आ जाएगा, और जो भी सॉलिड था वो सॉलिड आपका इस फिल्टर पेपर के ऊपर चिपका रह जाएगा। अब आपको पता था पहले ही कि नेफ्थलीन जो है वाटर सोल्यूबल नहीं होता है, यानी कि ऊपर जो मिलेगा ये क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा नेफ्थलीन। ठीक है, ऊपर जो मिलेगा सब्सटेंस ये मिलेगा आपको नेफ्थलीन, और जो नीचे पानी है आपको पता था पानी के अंदर अमोनियम क्लोराइड इज सोल्यूबल। तो पानी के अंदर अगर अमोनियम क्लोराइड सोल्यूबल है तो इसका मतलब इसमें वाटर के साथ साथ आपको अमोनियम क्लोराइड भी मिलेगा। अब देखिए अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है,
अभी देखिए नेफ्थलीन आपको मिल गया अलग से, ये ठीक बात है, एक चीज मिल गई आपको। अब अमोनियम क्लोराइड आपको पानी से निकालना पड़ेगा। अब देखिए पानी से किसी भी सॉलिड को निकालने का सिंपल सा तरीका है इवेपोरेशन। आप क्या करो, एक बड़ा सा कंटेनर लो, बड़े से कंटेनर के अंदर इस लिक्विड को डाल दो, हल्का हल्का गर्म करो। ठीक है, ये आपने क्या करना, हल्का हल्का गर्म करना है, ऐसा नहीं कि ज्यादा गर्म कर दोगे। ज्यादा गर्म क्यों नहीं करते, नेक्स्ट टॉपिक में आपको समझाया जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो हल्का गर्म करने पर ये जो पानी है आपका, पानी की एक स्पेशल प्रॉपर्टी इवेपोरेशन आपने पढ़ी है, पानी सारा का सारा निकल जाएगा और कुछ टाइम बाद आपको दिखेगा कि इस कंटेनर के अंदर सॉलिड बचा हुआ है, और वो सॉलिड क्या होगा, वो सॉलिड आपका होगा अमोनियम क्लोराइड। तो इस तरह से इस पूरे प्रोसेस को हम कर सकते हैं। समझ आया बेटा, बोलिए। हल्का हल्का तो पता लगा ही होगा, है ना। वैसे सेकंड टॉपिक के अंदर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ बेटा बोलिए। यस सर। यस सर। यस सर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यस सर। बहुत सारे सेपरेशन आप पढ़ोगे, जैसे कि मिट्टी के अंदर Yes, नमक sir. डाल दिया, किस तरह से सेपरेट करोगे। मिट्टी के अंदर आपने मान लीजिए सल्फर डाल दिया, बहुत सारे आप जो है सेपरेशन पढ़ने वाले नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, तो इसलिए मैंने इसको बता दिया भी क्योंकि इसके अंदर था, वरना इसको डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाई डू गैसेस डिफ्यूज वेरी फास्ट। तो इसका आंसर आपको सबको पता होगा, गैसेस फास्ट डिफ्यूज क्यों करते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस काफी कम होते हैं। ठीक है, इसी वजह से डिफ्यूज फास्ट करती है। दूसरी बात, और एक और बात बोल सकते हैं कि इंटर पार्टिकल स्पेस भी काफी ज्यादा होता है। ठीक है, इंटर पार्टिकल स्पेस इज हाई या मोर बोल सकते हो, तो ये वजह आप बोल सकते हो। नेक्स्ट आपके पास, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्सेस, फोर्सेस के बेसिस पे। तो आपको पता है सॉलिड में सबसे ज्यादा होते हैं, फिर लिक्विड में और फिर गैस में। देख लो कौन कौन सा सॉलिड गैस लिक्विड गैस है। तो सॉलिड ये है, कॉमन सॉल्ट का सबसे ज्यादा रहेगा, लिक्विड ये है और गैस ये है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, कॉमन सॉल्ट, उसके बाद वाटर, उसके बाद नाइट्रोजन। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्टेन सब्सटेंस ए कैन बी कंप्रेस्ड टू वेरी लेस एक्सटेंट। ये बोला कि एक सब्सटेंस आपके पास और उसको आप बहुत कम कंप्रेस कर पाते हो, तो डेफिनेटली ये सॉलिड हो सकता है, बट टेक्स अप द शेप ऑफ एनी कंटेनर विच इट इज प्लेस्ड। यानी कि जिस कंटेनर के अंदर आप डालोगे तो उसी का शेप ले लेता है, तो सॉलिड तो ऐसा नहीं करता है। ठीक है, सॉलिड तो ऐसा नहीं करता, सॉलिड तो केवल अपना शेप जो है रखता है। तो इसके अंदर लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड भी आपको बताया कि बहुत ही कम कंप्रेसिबल होता है, यानी कि ये जो फिजिकल स्टेट है ये आपकी कहलाएगी लिक्विड स्टेट। ठीक है, ये आपका आंसर होगा लिक्विड स्टेट। वजह आप बता सकते हो, क्योंकि लिक्विड स्टेट ही ऐसी स्टेट है जो किसी भी कंटेनर के अंदर डालने पर उसी का शेप ग्रहण कर लेती है, ले लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, सॉलिड्स आर जनरली वेरी हैवी व्हाइल गैसेस आर लाइट। जब भी हैवी और लाइट की बात की जाती है तो वहां पे डेंसिटी की बात कर देना बेटा। ठीक है, सॉलिड्स की डेंसिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू गैस। ठीक है, अगर आप जो है एक बकेट के अंदर में भी करने हैं बेटा, जो क्वेश्चन आपको अलग लगता है जो कि आपने पहले नहीं लिखा है उसको आप लिख सकते हो। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो हम पहले भी कर चुके हैं, ये आपने लिख लिया होगा पहले ही, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये भी आपने लिख लिया था, इसको भी मत लिखो। ठीक है, ये भी आपको आसान लगता है, इसको बड़े आसानी से कर सकते हो, नहीं लिखना है, कोई जरूरी नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आपने लिख रखा है मतलब इसी तरह का डेंसिटी से रिलेटेड, तो मत करो इसको। जो अलग सा क्वेश्चन लग रहा है आपको, जैसे कि पिछला वाला क्वेश्चन था, ठीक है, पिछले पेज पे जो हमने क्वेश्चन देखा था वो अलग था, तो उसको लिख लो। ठीक है बेटा, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जब भी हैवी और लाइट की बात की जाती है तो डेंसिटी की बात करते हैं ना, सॉलिड्स की डेंसिटी जनरली ज्यादा होती है और गैसेस की डेंसिटी जो है कम होती है। डेंसिटी का मतलब, अगर सेम वॉल्यूम का कंटेनर के अंदर सॉलिड डालते हो तो सॉलिड का मास ज्यादा आता है, और अगर आप गैस डालते हो यानी कुछ नहीं डालते हो तो मास कम आता है। ये वजह आप बता सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन डिफ्यूजन। अब ये क्वेश्चन तो हम पहले भी कर चुके थे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप ऑफ डिफ्यूजन। हर एक टाइप के डिफ्यूजन का आपने एग्जांपल बताना। सॉलिड इन लिक्विड, चीनी डाल दो पानी के अंदर, एग्जांपल हो गया। लिक्विड इनटू अनदर लिक्विड, तो दारू के पैक बनाते हैं, दारू के पैक के अंदर क्या करते हैं, लिक्विड होता है आपका अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल को आप क्या करो, अल्कोहल के अंदर डाल दो, सॉरी वाटर के अंदर डाल दो। ठीक है बेटा,
तो ये क्या है, लिक्विड इन लिक्विड। नेक्स्ट आपके पास एक गैस इन ए लिक्विड, तो गैस इन लिक्विड का एग्जांपल है ऑक्सीजन गैस इन वाटर। जनरली कोई भी वाटर बॉडी होती है उसके अंदर ऑक्सीजन घुली हुई होती है, ठीक है, जिसकी वजह से उसके अंदर जीव जंतु जो रहते हैं वो उसको यूटिलाइज कर पाते हैं, मछलियां रहती हैं, बहुत सारे और जीव जंतु रहते हैं, ठीक है, तो वो सभी इसको यूज कर पाते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है, गैस इनटू लिक्विड। नेक्स्ट एग्जांपल इसका और भी एग्जांपल हो सकता है कार्बोनेटेड वाटर। जो कोल्ड ड्रिंक्स यूज करते हैं वो कार्बोनेटेड वाटर होते हैं, यानी कि CO2 आपने क्या किया, H2O के अंदर डाल दिया है, ठीक है। एक गैस इनटू अनदर गैस, तो इसका एग्जांपल सबसे अच्छा है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों होती हैं, ठीक है। या और एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि अगर मान लीजिए एक टायर के अंदर आपने नाइट्रोजन गैस डाल रखी है, टायर जब ब्रस्ट करता है या फटता है तो वहां पे नाइट्रोजन क्या करेगी, एटमॉस्फेयर के अंदर घुल जाएगी, ठीक है। तो ये सारे के सारे एग्जांपल इसके हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस इज जस्ट बिलो द रूम टेम्परेचर, प्रेडिक्ट इट्स फिजिकल स्टेट। ये बोल रहा है कि रूम टेम्परेचर, यानी कि रूम टेम्परेचर का सिंपल सा मतलब होता है 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा ही कम है इस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट। इसकी आपने फिजिकल स्टेट प्रेडिक्ट करनी है, तो बताओ क्या होनी चाहिए फिजिकल स्टेट। हाँ बेटा सभी बताओ इसके बारे में। अगर एक सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से थोड़ा ही कम है, ठीक है, जस्ट बिलो, यानी कि 24.5 मान लो भाई मेल्टिंग पॉइंट, तो रूम टेम्परेचर के ऊपर फिजिकल स्टेट क्या होगी ये आपने बताना है। तो देखिए 24.5 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट कर चुका सर होगा, लिक्विड। तो डेफिनेटली ये लिक्विड होगा, बिल्कुल ठीक है। तो इसकी स्टेट क्या होगी, लिक्विड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ द टू टेम्परेचर स्केल्स सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट आर रिलेटेड विद ईच अदर। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, बताओ क्या होगा इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होगा C/5 विल बी इक्वल टू F-32/9। ये आपके पास फॉर्मूला होता है और इन दोनों से आप जो है एक दूसरे को इंटर कन्वर्ट कर सकते हो बड़े आसानी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए सॉलिड मेल्ट्स, जब एक सॉलिड मेल्ट करता है इट्स टेम्परेचर रिमेन सेम, इसका टेम्परेचर जो है सेम रहता है। तो यहाँ पे लेटेंट हीट की बात आ जाती है। सो वेयर डज द हीट गो, हीट कहाँ पे जाती है, मैंने आपको बताया था हीट जाती है सॉलिड्स के इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस को कम करने में या नेग्लेक्ट करने में, ठीक है। और इसी एनर्जी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो वजह बतानी है आपने कहाँ पे जाती है, कहाँ पे जाती है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को कम करने में या खत्म करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड। सिग्निफिकेंस बताना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड का। तो देखिए एक सिंपल सा सिग्निफिकेंस इसका आप निकाल सकते हैं, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका इवेपोरेशन ज्यादा होगा, ठीक है। इसका मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूं आपको। अल्कोहल जो होता है, ठीक है, अल्कोहल बहुत सारी जगह पे आप यूज करते हैं, सैनिटाइजर में, दारू में, ठीक है, और भी बहुत सारी जगह यूज करते हैं। इसको हम जो है पेंट्स के अंदर भी यूज करते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। डीनेचर्ड अल्कोहल, डीनेचर्ड का मतलब होता है इसके अंदर हमने कॉपर सल्फेट मिलाया होता है। जब भी डीनेचर्ड अल्कोहल देखोगे तो उसका ब्लू कलर आपको मिलेगा, और ब्लू कलर किसकी वजह से होता है, कॉपर सल्फेट की वजह से। डीनेचर्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये अल्कोहल पीने लायक नहीं होता है, ठीक है, यानी कि इसमें से एक तो खतरनाक स्मेल आएगी, जिसकी वजह से जो नशेड़ी हैं, ज्यादा ज्यादा लोग ज्यादा शराब पीते हैं वो इसको नहीं पी पाएंगे, ठीक है। तो अल्कोहल बहुत सारी जगह यूज करते हैं। अल्कोहल का आपके पास बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस, और वहीं पे आप एक दूसरी जगह यूज करते हैं वाटर को। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए जब भी आप हाथ के ऊपर पानी को रखते हो तो ज्यादा कूलिंग इफेक्ट आपको नहीं दिखता है, ठीक है। जब भी आप वाटर को हाथ पे रखोगे तो कूलिंग इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब भी आप अल्कोहल को अपनी हथेली के ऊपर रखते हो तो आपको एकदम से ठंडा लगता है। तो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है हाई इवेपोरेशन। इसकी वजह क्या होगी, हाई इवेपोरेशन है, इस वजह से अल्कोहल आपको ज्यादा कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। और वहीं पे अगर आप वाटर के केस में देखोगे तो वाटर के केस में लो इवेपोरेशन होता है,
ठीक है, लो इवेपोरेशन की वजह से आपको कूलिंग इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं दिखाई देता है। तो ये आप जो है सिग्निफिकेंस इसका बता सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह है वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। और वहीं पे वाटर के केस में आप अगर आप देखोगे तो इसके केस में कंपेयर टू अल्कोहल स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आपको मिलने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ये आपको मिलेंगे H2O के केस में। ठीक है, तो ये दो बातें बता सकते हैं, एक तो इवेपोरेशन से और दूसरा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से। क्लियर है, यहां तक बोलिए। यस अब चलिए आगे बढ़ते हैं। है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। द ग्राफ शोज द हीटिंग कर्व ऑफ ए प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस इसलिए बोल रहा है क्योंकि आपको पता है कि इम्प्योरिटी डालने पर उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो है डिफरेंट हो सकता है। द टेम्परेचर राइजेस विद टाइम एज द सब्सटेंस इज हीटेड, यानी कि इस सब्सटेंस को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। ये कर्व मैं पहले बता चुका हूं आपको। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस एट द पॉइंट ABCD एंड EBCDE एंड F। ABCDE एंड F के ऊपर आपका सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट क्या होगा ये आपने बताना है। तो देखिए हमने वाटर के लिए देखा था, लेकिन यहाँ पे जो सब्सटेंस है उसके बारे में आप बता नहीं सकते हो, क्योंकि सबसे पहले आपको मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखिए आपको बताना ए के ऊपर इसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी। ए के ऊपर डेफिनेटली अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट तो 15 पे है और 15 डिग्री सेल्सियस से तो कम ही टेम्परेचर है एक सब्सटेंस के लिए। ठीक है, तो ए पे क्या मिलेगा आपको, ए पे आपको मिलेगा सॉलिड स्टेट, ए पे आपको मिलेगा सॉलिड स्टेट। ठीक है, बी के ऊपर क्या मिलेगा, तो बी पे आपको पता है बी तक जैसे पहुंचेगा यहाँ पे आपको सॉलिड स्टेट मिलने वाला है, लेकिन जैसे जैसे आप हीट करते जाओगे वैसे वैसे लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करता जाएगा। अगर इस लाइन पे पूछता बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में आपको पता है सॉलिड और लिक्विड दोनों मिलते, लेकिन सी के ऊपर क्या मिलेगा, पूरा का पूरा लिक्विड मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे भी लिक्विड मिलेगा पूरा का पूरा। डी पे पहुंचेंगे, डी पे भी लिक्विड मिलेगा, लेकिन डी और ई के बीच में लिक्विड और गैस आपको दोनों मिलेंगे। और ई के ऊपर क्या मिलेगा, गैस मिलेगा। ई से ऊपर आपको गैस मिलने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से चीजों को आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो पता है आपको, मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर कोई भी सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है। व्हाट इज इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट आपको बताया भी लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है। यह एक एडवांस डेफिनेशन लिखवाई थी, वो भी आप बता सकते हो। ठीक है, कि ऐसा टेम्परेचर जहां पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो कुल मिला के डिफाइन करना आपने, ज्यादा कोई बड़ी बात इसके अंदर है नहीं। ठीक है बेटा, जो भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि हमने पहले नोटबुक में नहीं लिखा है या उस जैसा क्वेश्चन नहीं लिखा है, तो वो क्वेश्चन आप जो है नोटबुक में लिख लेंगे। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम पहले लिख चुके हैं किसी न किसी फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैपेंड टू द टेम्परेचर ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। अब देखिए बार बार वही घिसी पिटी बातें कर रहे हैं। ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट में टेम्परेचर के साथ क्या होता है, टेम्परेचर नहीं बदलता है। क्यों नहीं बदलता है, क्योंकि लेटेंट हीट वहां पे जारी होती है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, द सब्सटेंस इज नॉट वाटर। सब्सटेंस वाटर नहीं है, ये पक्की बात है। क्यों, क्योंकि आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस होता है, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब वाटर तो है नहीं बिल्कुल ये। कैन यू जज फ्रॉम द ग्राफ, क्या आप इस ग्राफ से बता सकते हो, तो बिल्कुल बता सकते हैं भाई, टेम्परेचर हमें दिखता है साफ साफ। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट अगर 0 होता तभी तो वाटर होता। तो इस तरह से ये बातें हम बता सकते हैं। तो ये सारे की सारी बातें आपने पढ़ रखी हैं, कोई नई बात नहीं है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समटाइम्स सर्जन यूज ईथर फॉर परफॉर्मिंग माइनर सर्जरी वाई। कुछ समय कुछ टाइम में जो है सर्जन यूज करते हैं ईथर को कुछ सर्जरी परफॉर्म करने के लिए, माइनर सर्जरी परफॉर्म करने के लिए, ऐसा क्यों, बता सकते हो इसके बारे में। हाँ बेटा, इसके बारे में कुछ आइडिया। सर्जन कुछ टाइम में यूज करते हैं ईथर फॉर परफॉर्मिंग माइनर सर्जरी। माइनर सर्जरी का मतलब छोटे मोटे ऑपरेशन करने के लिए ईथर को यूज करते हैं।
ऐसा क्यों? सोचो इसके बारे में और बताओ मुझे। हाँ बेटा करो कोशिश और बताओ। कोई आइडिया? देखिए सिंपल सी बात है, इवेपोरेशन को यूज किया इसने, ठीक है। इवेपोरेशन को यूज किया, इसका मतलब ईथर जो है इवेपोरेट करेगा, ये डेफिनेट सी बात है। ईथर अगर इवेपोरेट करेगा तो कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा? कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो देखिए छोटी मोटी सर्जरी जब करनी होती है, मान लीजिए उंगली की सर्जरी करनी है, ठीक है, तो उंगली की सर्जरी करने के लिए जो है एनेस्थेटिक यूज करने की जरूरत नहीं है, बेहोश करने के लिए करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस पे जनरली क्या करते हैं, ईथर डाल देते हैं, ठीक है। ईथर एक तरह से अल्कोहल वाला ही काम करता है, अल्कोहल भी कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अल्कोहल से भी कम बॉइलिंग पॉइंट होता है ईथर का, इसका मतलब ईथर और भी खतरनाक तरीके से इवेपोरेट करते हैं, ठीक है, और भी जल्दी इवेपोरेट करते हैं। इसका मतलब ईथर प्रोड्यूस मोर कूलिंग इफेक्ट एज कम्पेयर टू अल्कोहल। तो उंगली पर हम क्या सर करते इसका हैं? मतलब ईथर में ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट होता है। हाँ बेटा फ्रीजिंग पॉइंट इसका ज्यादा मिलेगा, सॉरी कम मिलेगा, ठीक है। ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, लेस होता है। आप ये मान के चलो 56 टू 60 डिग्री सेल्सियस तक इसका आपको जो है बॉइलिंग पॉइंट मिलने वाला है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसका मतलब वो जल्दी इवेपोरेट करते हैं, ये मैंने बात आपको बताई थी पिछले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो उंगली की सर्जरी अगर करनी है तो हम क्या करते हैं, ईथर में डाल देते हैं। ईथर डालने की वजह से क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। और आपने कभी कभी जो है इसको, इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आपके हाथ ठंडे हो जाते हैं तो फिर आपके हाथ की जो सेंसेशन होती है वो थोड़ी सी खत्म हो जाती है या नम हो जाते हैं हाथ, ठीक है, ये आपने पहले ऑब्जर्व किया होगा। तो किसी भी सर्जरी को करने के लिए यही चाहिए होता है, हमें हाथ को नम करना होता है, ठीक है, यानी कि हमें महसूस ना हो इतना। तो नम करने के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। केवल इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए थी। तो देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम के अंदर आपको देखे हुए क्वेश्चन ही मिले। आपने हमेशा क्या करना है, कोई नया क्वेश्चन आपके सामने आता है तो जो भी नॉलेज आपको आती है, जो भी बातें आपको पता है, उन सभी बातों को एक बार फिट करके देखेंगे, जो भी एक नया क्वेश्चन है, ठीक है। आप इस चीज की आदत हमेशा बना ले। हमेशा आपको सेम टू सेम देखे हुए क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, हो सकता है बहुत सारे नए क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर आपको पता लग गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन। ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको पता है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ सिपिंग कॉफी फ्रॉम ए सोर्सर? ये भी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि पता है इसके बारे में भी। हाउ इज वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट? ये भी नहीं बता रहा। व्हाई अ डेजर्ट कूलर इज मोर इफेक्टिव इन समर? ये भी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको पता है पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। एक मैटर के अंदर जो भी क्वांटिटी प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो देखिए काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं वेट और मास के अंदर। तो मास आपकी क्वांटिटी होती है, ठीक है। वेट जो होता है ये मास इनटू ग्रेविटी होती है, ठीक है। हाँ बेटा बोलिए। सर ये आपने करवा दिया। करवा दी थी? चलिए आगे सर ये बढ़ लेते आपने हैं फिर। करवा रखा है। यस सर। आगे बढ़ते, कितने क्वेश्चन करवा दिए थे हमने? सर ये एक्सरसाइज 2 से शुरू करना है। चलिए वहां से शुरू कर लेते हैं। ये बी भी कर लिया, सेक्शन बी। हाँ ये भी कर लिया था हमने। यस सर। हाँ मुझे याद आ रहा है अभी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। इनमें करके देख लेना बेटा सारे क्वेश्चन, अगर कुछ कोई क्वेश्चन रह जाता है नहीं आता है तो आप पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे।
देखिए एक्सरसाइज 2 में देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। मैक्सिमम पूछ रहा है तो आपको पता है जो भी सॉलिड होगा उसमें मैक्सिमम होगा। आयरन बार क्या है, सॉलिड है, मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर स्टिक्स टू ग्लास ट्यूब। ये भी क्वेश्चन आपको पता होगा। वाटर जो है ग्लास ट्यूब के साथ स्टिक कर जाता है क्योंकि इनके अंदर एडहेसिव फोर्सेस जो है वाटर और ग्लास में ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन वाटर एंड वाटर। ठीक है भाई, आपने देखा था कि वाटर के केस में क्या होता है, मेनिस्कस इस तरह का मिलता है आपको, और मरकरी के केस में इस तरह का मिलता है। इसकी वजह बताई थी ना आपको। इसकी वजह क्या होती है, क्योंकि एडहेसिव फोर्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड पोजेस ओनली वाइब्रेटरी मोशन। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। जब भी सॉलिड के बारे में बात करते हैं तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी ओनली इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेटरी मोशन की होती है। ठीक है, इसके अलावा रोटेट या ट्रांसलेट वो नहीं करते हैं। ठीक है, वाइब्रेट का मतलब क्या होता है, वाइब्रेट का मतलब होता है एक पोजीशन के इधर उधर घूमना बस। रोटेट का मतलब क्या होता है, रोटेट का मतलब होता है इस तरह से चक्कर काटना। और ट्रांसलेट का मतलब क्या, ट्रांसलेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाना। जैसे कि हम चल के किसी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हैं, तो कैसा मोशन कहलाएगा, ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। बिल्कुल ठीक है, सॉलिड्स हैव ओनली वन फ्री सरफेस। देखिए सॉलिड्स के पास बहुत सारे सरफेस हो सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था। शेप के हिसाब से डिपेंड करता है कितने सरफेस होंगे। अगर क्यूब है तो 6 सरफेस होंगे, अगर ऑक्टागन है तो 8 सरफेस होंगे। इसी तरह से नंबर ऑफ सरफेस डिपेंड करता है इसके शेप के ऊपर। तो ये बात गलत है। गैसेस आर हाईली डिफ्यूजिबल, ठीक बात है। ठीक है, तो इसके अंदर पूछ रहा है रॉन्ग स्टेटमेंट, तो रॉन्ग आपका आंसर सी। ठीक है बेटा, टाइम हमारा हो चुका है।